हर सुबह इतनी सुहानी हो जाए कि आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, मिल जाए आपको इतनी सारी खुशियाँ कि आपका जीवन खुशियों की कहानी हो जाए। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ अंधकार दूर हो जाता है, ठीक वैसे ही मन में प्रसन्नता सारी बाधाओं को दूर कर देती है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्नता का अनुभव तब करता है जब वो काफी परिश्रम के साथ उसके बाद सारी बाधाओं को पार कर पाता है। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। आइए समय का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण, हमारे विचारों से संचालित होती है। विचारों में सकारात्मकता, मन में प्रसन्नता और जीवन में सफलता, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपका मन प्रसन्न है और विचार सकारात्मक, तो आपको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति। हम सबके संकल्प एक समान होने चाहिए। हमारे मन एकता के भाव से जुड़े होने चाहिए, जिससे हम सभी परस्पर सहयोग तथा समान व्यवहार के साथ समाज के उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। All our resolves should be identical. Our minds should be connected with the feeling of unity, so that we may all continually strive for the progress of society through mutual cooperation and equal treatment. क्या आप जानते हैं कि योग का इतिहास महर्षि पतंजलि से भी पुराना है। वेदों और उपनिषदों में योग केवल साधना नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना का संतुलन और इसका ज्ञापन दिलाता है। योग की इस परंपरा को, इसके वैज्ञानिक महत्व और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। योग एक प्राचीन पर सदैव अद्यतन स्वरूप वाली वह विशेष विद्या जो साधारण रूप से शारीरिक व मानसिक तथा विशेष रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती रही है। यह योग ही है जिसने मानव की ध्यान व धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए उसके एकाग्रतापरक कौशल को भी एक नई दिशा दिखाई है। वह चाहे बालक के मानसिक विकास के उत्कर्ष के रूप में दिखता हो या फिर अत्यंत एकाग्रता की अपेक्षा रखने वाले कुशलतापरक उपक्रमों में। और इस तथ्य को आज न केवल भारत अपितु समस्त विश्व समान भाव से स्वीकार रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है।
इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। यह सच है कि आज का समाज योग को साधारण रूप से शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने वाले एक अभ्यास के रूप में ही सीमित कर देख रहा है, जहां आसन तथा प्राणायाम को ही योग समझकर महर्षि पतंजलि को सर्वप्रथम योग विद्या के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा जाता है। ऐसे में योग के वास्तविक इतिहास को संस्कृत वाङ्मय के सबसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जान लेना अत्यावश्यक हो जाता है। संस्कृत ग्रंथों से अनेक उद्धरण प्राचीन हमें प्राप्त होते हैं योग के बारे में। इसमें ऋग्वेद से मेधातिथिकाण्व का मंत्र प्रथम मंडल के 18वें सूक्त में मिलता है, जिसमें कहा गया है साधीनाम योगाम इन्वति, अर्थात योग और ध्यान को एकत्रित करने पर, एक साथ लगाने पर विपश्चित, बहुत विशाल चित्त का मनुष्य स्वामी बनता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में योग के अलग अलग रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं, किंतु अष्टांग योग का पहला संपूर्ण उद्धरण हमें योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में इस पुस्तक में प्राप्त होता है, जो कि अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई है पांडुलिपि में। किंतु संपूर्ण योग को एक विधा के रूप में, एक प्रस्थान बिंदु के रूप में प्रस्तुत करते हैं पतंजलि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। योग के सैद्धांतिक उल्लेखों व उद्धरणों के साथ साथ योग के मूर्त या प्रायोगिक रूपों के विवरण भी हमें पौराणिक व पुरातात्विक संदर्भों के रूप में प्राप्त होते हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार भारत में योग की शुरुआत त्रेता युग में होती है, जब कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई, और हम पाते हैं कि कुछ योगासन पशुओं की अनेक मुद्राओं से प्रभावित हैं। पुरातत्व की दृष्टि से आगे बढ़ें तो हमें इंडस वैली या हड़प्पन संस्कृति में एक योगी पशुपति की मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष का है। वो योगी चिन्ह मुद्रा में, इस तरह की हथेली नीचे के हुए चिन्ह मुद्रा में बैठा हुआ है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इंडस वैली से प्राप्त हुई योग की मुद्राएं आगे बढ़ती हैं और ईसा से 700 वर्ष पूर्व राजस्थान के बालाथल में हमें दूसरा पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, जहां पर एक योगी समाधिस्थ है, वह भी इसी तरह की चिन्ह मुद्रा में। योग के प्राचीनतम व नवीनतम संदर्भों तथा परिपाटियों के आलोक में योग विद्या की वैज्ञानिकता पर भी निस्संदेह अब फिर से युगानुरूप नवीन शोधों की आवश्यकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना हमें दी है पतंजलि ने, वो ये कि परचित्त ज्ञानम, योग के द्वारा दूसरे व्यक्ति के चित्त में उभरने वाले विचारों का अध्ययन हम कर सकते हैं। और भी कुछ दिनों पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रयोग भी हुआ है जिसमें ब्रेन ट्रांसमीटर और ब्रेन रिसेप्टर बना लिए गए हैं, जिनके द्वारा वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने मन में सोच करके, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं। निस्संदेह योग को अब आसन व प्राणायाम की सीमा से उठकर उसे उस वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में समझने का समय आ गया है, जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा में योग विद्या का अत्यंत महनीय स्थान रहा है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। योग और आयुर्वेद हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान है, जो निरोगी जीवन का एक वरदान है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपने कभी गौर किया है कि बरसात का मौसम आते ही अस्पतालों और क्लिनिक्स में रोगियों की संख्या बढ़ जाती है? क्या सिर्फ मौसम बदलता है या हमारे शरीर की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं? आज हम बात करेंगे कुछ आसान आदतों और तरीकों के बारे में, जो इस मानसून आपको स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
मॉनसून यानी बरसात के मौसम का मजा तभी लिया जा सकता है जब सेहत साथ हो। बरसात के मौसम में बीमारियां और संक्रमण आपको न सताएं, इसके लिए आज आपको बताते हैं मॉनसून में स्वस्थ रहने के कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है ऋतु के अनुसार अपने आहार और विहार में परिवर्तन करना। इसी को ऋतुचर्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम ऐसा समय जब शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और वात दोष का प्रकोप बढ़ने लगता है। इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। वर्षा ऋतु में संक्रमण और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस ऋतु में स्वास्थ्य की सही देखभाल और सावधानी रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। मॉनसून आया है तो सिर्फ अपना स्टेटस नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी अपडेट कीजिए। अगर इस मौसम में करना है बीमारियों से बचाव तो नियमित रूप से योग अभ्यास कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून में अपने आप को स्वस्थ हेल्दी कैसे रखें। निरंतर विरेचन गति का अभ्यास हमें हर प्रकार के बैक्टीरिया से, हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से, हर प्रकार की एलर्जी से बचा करके रखता है। आपको विरेचन गति के लेकिन सारे स्टेप्स करने हैं। कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। आप इस तरह से आसन में बैठ करके भी इसे कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आ जाना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग हाथ को यहाँ रखकर ऐसा मूवमेंट करते हैं, नहीं, ये गलत है। ये जो आपकी मुट्ठियां हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए और फिर आप हाथ को खोलें और वापस लाएं। नासिका से फोर्सफुल एक्सलेशन करना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में आना, जब कम से कम 50 बार आप ऐसा कर लें तो हाथों को ढीला छोड़ दें। 3 बार लंबा गहरा सांस लें और फिर आंखों को खोल लेंगे। दूसरे स्टेप में हम अपना जो दायां स्वर है यानी राइट नॉस्ट्रिल है उसको राइट अंगूठे से बंद करते हैं और बाएं से विरेचन करना, सिर्फ एक्सेल करना है। एक बार देखिए कैसे। जब 25 से 50 बार ऐसा कर लें तो हाथ की स्थिति बदल लें। अब हम दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं नॉस्ट्रिल से यानी राइट साइड से विरेचन करेंगे। जब 25 से 50 बार इधर से कर लें तो लास्ट स्टेप में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स का यूज करेंगे, यानी हम दोनों तरफ से एक्सेल ही कर रहे हैं। जब 25 से 50 बार ऐसा कर लें, हाथों को वापस ले आए। 3 बार लंबा गहरा सांस और फिर धीरे से आंखें खोल दें। ये पूरी प्रक्रिया आंखें बंद करके करनी है। जो काउंट आप एक स्टेप में लेंगे वही काउंट आप हर स्टेप में लेंगे। आप ऐसा नियमित रूप से करें। बरसात के मौसम में खाने को लेकर लापरवाही और करना पड़ सकता है बीमारी से फाइट। अगर आप चाहते हैं कि मॉनसून में न हो डिजीजेस और इन्फेक्शंस का फ्राइट तो खाइए अपनी फ्रेश और बैलेंस्ड डाइट। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन में हमारे शरीर में त्रिदोष का प्रकोप होता है, जैसे कि हमें मालूम है वात, पित्त और कफ। साथ ही में वातावरण में क्लेद होने के कारण, क्लेद यानी मॉइस्चर, हमारे शरीर में भी क्लेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें आहार में वात या त्रिदोष को या क्लेद को कम करने वाला आहार हमें लेना चाहिए, जैसे कि स्निग्ध आहार, उष्ण आहार, मधुर रस वाला, खट्टा आहार और लवण यानी नमकीन आहार हमें लेना चाहिए। छोटे साइज़ के पुराने चावल, गेहूं और जौ का इस्तेमाल हम बार बार करें। साथ ही में हमें तड़के वाला जो सूप है, वेजिटेबल सूप, नॉन वेजिटेबल सूप, लोग तड़के वाला ही हमें लेना है।
और उसके साथ हमें गर्म पेय पीना चाहिए। तले हुए पदार्थों का हम इस ऋतु में सेवन कर सकते हैं। हमें पानी में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके सेवन से हमारे शरीर में क्लेद का प्रमाण कम हो जाता है और त्रिदोष का जो प्रकोप हुआ है वो बैलेंस्ड हो जाता है। उबला हुआ ही पानी ले, चाहे पानी जो जिस सोर्स से आपके घर में आ रहा है उसको उबाल कर ठंडा करके 24 घंटे के अंदर उसका हम सेवन करें। अब हमें क्या नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हमें नहीं लेना है इस ऋतु में स्पेसिफिकली कि अति द्रव आहार, बहुत ज़्यादा लिपिड डाइट कॉन्टिन्यूसली हमें नहीं लेना है। कड़वा, तीखा और कषाय रस का हमें सेवन नहीं करना है, या इस रस वाले भोजन का सेवन हमें नहीं करना है। हमें ध्यान में रखें, सत्तू से बना हुआ जो घोल होता है जिसे उद्मंत कहते हैं आयुर्वेद में, उसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। नॉन वेजिटेरियन पर्सन हम इस सीज़न में मांस का सेवन कर सकता है। अब सबसे अंत में हमें ध्यान रखना है, जब त्रिदोष प्रकोप हो रहा है हमारे शरीर में तो हमें हल्का एवं सुपाच्य भोजन कॉन्टिन्यूसली लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स में जो जामुन फल होता है उसका हमें बार बार सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में वात को कम करता है। और साथ ही में सीजनल वेजिटेबल्स का भी सेवन हम कर सकते हैं। बारिश में भीगना ट्रेंड है, लेकिन बीमार पड़ना नहीं। मॉनसून एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेहत भी रखिए सही। सेहत को ठीक रखना है तो करें हेल्दी हैबिट्स का सिलेक्शन, साथ ही ले ये औषधियाँ जो देंगी आपकी हेल्थ को कंप्लीट प्रोटेक्शन। आयुर्वेद में इसको वर्षा ऋतु बोलते हैं, और वर्षा ऋतुचर्या की बात करें तो वात दोष यहाँ पर जो है बढ़ता है। हमारी जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि, वो कमज़ोर होती है, तो इसलिए आपको गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करना है। और वर्षा ऋतु में ध्यान रखें, बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करें। जो भी चीज़ खानी है घर पे बना करके खाएं और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो भोजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है। पानी भी जो है, जल भी दूषित हो जाता है, तो वर्षा ऋतु में हो सके तो पानी को भी उबाल करके पीना चाहिए। पानी में थोड़ा तुलसी और अदरक उबाल करके पिएं, बहुत अच्छा रहता है। उससे आपकी पाचक अग्नि भी मजबूत होती है, वात का शमन भी होता है। और वर्षा ऋतु में त्वचा के रोग भी बहुत कॉमन जो देखने को मिलते हैं। आमतौर पर खुजली, खारिश, फोड़े, फुंसी होते हैं, तो उसके लिए नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे आप स्नान करें। नीम के 5-6 पत्ते रोज़ सुबह खाली पेट चबा करके खाएं। पेट के इन्फेक्शन बहुत होते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद घर में रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। थोड़ा भोजन के बाद खा लिया। हिंगवाष्टक चूर्ण है, वो अच्छा है, वो भी पाचन के लिए, गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोल्ड कफ भी होते हैं लोगों को, महासुदर्शनवटी बहुत अच्छी एक औषधि है, उसका ज़रूर सेवन करें, बहुत फ़ायदा करती है। और अगर कोल्ड कफ होता है तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली, त्रिकटु चूर्ण इसको बोलते हैं, ये घर में रखिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके चाट लीजिए। ऋतुचर्या का पालन केवल रोगों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनाता है। इसलिए इस वर्षा ऋतु में आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाएं। ऋतु के अनुसार अपने आहार विहार में बदलाव करें, जिससे बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों और संक्रमणों से बचाव हो और आप वर्षा ऋतु में भी स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना विरेचन गति का अभ्यास। ये शरीर व मन को शुद्ध करने में उपयोगी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है योग। स्निग्ध, उष्ण व मधुर रस वाले आहार का सेवन करें, खट्टा व नमकीन आहार लें, कड़वा, तीखा और कसैला आहार न खाएं। पानी में शहद मिलाकर लेने से त्रिदोष संतुलित होता है। जामुन व अन्य मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें। पानी में थोड़ी तुलसी और अदरक उबालकर पिएं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे नहाएं। पेट के लिए लवण भास्कर चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण लेना लाभकारी है। जुकाम में त्रिकटु चूर्ण और वायरल बुखार होने पर महासुदर्शन वटी लेना लाभकारी है। मॉनसून का मजा तभी ले सकते हैं भरपूर जब जर्म्स और बीमारियां रहें आपसे दूर। बारिश की वाइब्स हैं, मौसम है कूल। इस मौसम में हेल्थ रहे फिट,
यही हो जीवन का गोल्डन रूल। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर जीवन में परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ज्ञान अर्जित करने के लिए भी और जीवन को बदलने के लिए भी। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ वाक्य, उनका शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को हम संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो प्राचार्य का नोटिस देखा क्या, तो संस्कृत में पूछेंगे प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? यदि कहना हो हाँ वह तो सामान्य बात है, तो संस्कृत में बोलेंगे आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। क्या वेतन बढ़ गया? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में कहेंगे अपि वेतनम वृद्धम। अपि वेतनम वृद्धम। यदि वाक्य हो मेरा वेतन 15% बढ़ाया है, तो संस्कृत में कहेंगे मम वेतनम प्रतिशतम 15% वर्धितम। मम वेतनम प्रतिशतम 15% वर्धितम। मुझे तो कोई सूचना ही नहीं मिली। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान। अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान। वेतन बढ़ा दिया गया है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे वेतनम वर्धितम अस्ति। वेतनम वर्धितम अस्ति। कब से लागू होगा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। यदि वाक्य हो सुना है कल खूब हल्ला मचा, तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ऐसा है तो कैसे जिएंगे? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एवं चेत कथम जीवामः। एवं चेत कथम जीवामः। क्या समाचार पत्र देखा? यह पूछना हो तो कहेंगे अपि वार्तापत्रम दृष्टम। अपि वार्तापत्रम दृष्टम। यदि कहना हो कह दो आज मैं कक्षा नहीं लूंगा, संस्कृत वाक्य बनेगा अद्य कक्षां न स्वीकरोमि इति सूचयतु। अद्य कक्षां न स्वीकरोमि इति सूचयतु। क्या प्राचार्य आए हैं? किम प्राचार्यः आगतः। किम प्राचार्यः आगतः। इस महीने कितनी छुट्टी हैं? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति। एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति।
क्या परसों छुट्टी होगी? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे परश्वः अवकाशः भवेत् किम? परश्वः अवकाशः भवेत् किम? प्रश्न पत्र तैयार किया क्या? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम सज्जीकृतम किम? प्रश्न पत्रम सज्जीकृतम किम? इस बार का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत? ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत? अरे इतने नंबर कैसे मिले? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भोः एतावन्तः अंकाः कथम प्राप्ताः? भोः एतावन्तः अंकाः कथम प्राप्ताः? परीक्षकों की उदारता समझिए। परीक्षकाणाम औदार्यम एव। परीक्षकाणाम औदार्यम एव। मित्रों, प्रतिदिन इसी प्रकार कुछ वाक्यों का अभ्यास धीरे धीरे करने से ही आपकी भाषा ठीक रहेगी। आप संस्कृत बोलने का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी भाषा में निखार आएगा। तो संस्कृत के ऐसे ही वाक्यों से, ऐसे ही विषयों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम संस्कृत की पाठशाला। आपसे पुनः मिलेंगे ऐसे ही कक्षा में कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आप भी करते रहिए निरंतर संस्कृत का अभ्यास और जीवन में बदलाव करने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए सदा कीजिए प्रयास। याद रखिए, प्रसन्नता को कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। प्रसन्नता को एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में, एक तरीके के रूप में देखना चाहिए। प्रसन्नता धन से नहीं, मन से आती है। प्रसन्नता एक ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ती है। वो इत्र है जो आप दूसरों पे छिड़कते हैं तो सबसे पहले सुगंध आपके आसपास रहती है। अगर जीवन को सुखद रखना है तो उसके लिए मस्तिष्क और विचारों में सत्यता, हृदय में पवित्रता और होठों और मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न चित्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।